मैं देख रहा हूं कि कलकत्ता के अंदर सुस्ती नहीं होती है, लेकिन मैं समझ सकता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, खाटू श्याम की, सालासर बालाजी की, जीण माता की, करणी माता की, मेहंदीपुर बालाजी की, सावरिया सेठ की, श्रीनाथ जी भगवान की, बंसी वाले की, आप सभी की। आज के इस प्रवासी राजस्थान मीट कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी नगरीय विकास मंत्री श्रीमान जावर सिंह जी खर्रा साहब, हमारे सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व विधायक श्रीमान प्रेम सिंह जी बाजौर साहब, हमारे पूर्व सांसद पूर्व मंत्री सुभाष महेरिया जी, हमारे इस राजस्थान फाउंडेशन के इस कोलकाता चैप्टर के अध्यक्ष संतोष कुमार राजपुरोहित जी, हमारे प्रमुख सचिव उद्योग एवं वाणिज्य आलोक गुप्ता जी, अध्यक्ष इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन शेखर मेहता जी, प्रबंध निदेशक टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड उमेश चौधरी जी, प्रबंध निदेशक बांगुर समूह श्रीमती अलका बांगुर जी, अध्यक्ष पर्यटन समूह एचपी बुधिया जी, सीआईआई पूर्वी क्षेत्र के अध्यक्ष शाश्वत गोयनका जी, सालासर मंदिर से हमारे प्रकाश पुजारी जी, बबलू पुजारी जी, खाटू श्याम के हमारे प्रताप जी, हमारे लखोटिया जी, नितिन जी और हमारे सभी अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में आए मेरे पूजारियों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं इस चैप्टर में आप सभी को आने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं यहां फ्लाइट से लगभग 2-पौने-2 घंटे में पहुंचा, लेकिन मुझे ऐसा ही नहीं लग रहा कि मैं राजस्थान से बाहर हूं। मुझे अनुभव यह हो रहा है कि मैं अब भी राजस्थान के अंदर हूं, क्योंकि जब मैं देख रहा था ये झुंझुनू, ढूंढलौद, सीकर, चूरू, बीकानेर, जब मैं ये देखता हूं कि पूरा जालौर, पाली, सिरोही, जोधपुर, जब किसी से पूछता हूं तो वो बताते हैं कि साहब हम तो वहां से हैं, तो मेरा मन बिल्कुल प्रसन्न रहता है और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कैलकाटा में नहीं, राजस्थान में हूं और अपने भाइयों के बीच में हूं। और इसलिए आज मैं आप सभी प्रवासी राजस्थानियों के बीच में कोलकाता आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हम सभी के लिए अति हर्ष तथा गर्व का विषय है कि बंगाल की अर्थव्यवस्था, बंगाल की अर्थव्यवस्था में आप राजस्थानियों का महत्वपूर्ण योगदान है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अभी से नहीं, आजादी से पहले से यह राजस्थानियों का बहुत बड़ा इस क्षेत्र के अंदर काम रहा है। और आपने जिस तरह से बंगाल की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है,
निश्चित रूप से ये राजस्थान की आपकी जन्मभूमि आप पर गौरव प्रदान करती है कि आपने अपनी मेहनत से अपने विवेक से, अपने सामर्थ्य से और राजस्थान की उस मिट्टी की खुशबू से आपने पूरे बंगाल में राजस्थान का नाम रोशन किया है। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मुझे धन्यवाद इस बात का भी देना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर ही नहीं, राजस्थान का कोई भी भाई दुनिया के किसी भी देश में गया है या देश के किसी प्रदेश में गया है, मुझे इस बात की खुशी है कि उसने मां राजस्थान की मिट्टी की खुशबू को फैलाने का काम किया है। और इसीलिए आज राजस्थान में कोई भी व्यक्ति कोलकाता, पश्चिम बंगाल के किसी अन्य स्थान पर आता है तो उसे अकेलापन नहीं लगता है। आप लोग का पूरा सहयोग उस व्यक्ति को मिलता है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप में से कई लोग तो पीढ़ियों से रह रहे हैं। ये देखकर हर्ष होता है कि इतनी दूरी होते हुए आपने राजस्थान की परंपराएं, रीति रिवाजें, संस्कृति आपने जीवंत बनाए हुए हैं। पूरे पश्चिम बंगाल और विशेषकर कोलकाता में राजस्थानियों ने अपनी उद्यमता, कर्मशीलता से अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। आपकी उपलब्धियां प्रदेशवासियों, विशेषकर युवाओं और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का, मार्गदर्शन का स्रोत बन रही हैं। भाइयों बहनों, आज हम आपके बीच में आपकी जन्मभूमि और कर्मभूमि के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए आए हैं। हमारी कोशिश है आप प्रवासियों के लिए राजस्थान में हर साल एक सुनिश्चित कार्यक्रम हो, जिससे कि कम से कम उस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपनी जो मातृभूमि है, जन्मभूमि है, उससे आपका सीधा संपर्क रहे। और संपर्क रहने के लिए इसलिए हमने प्रवासी राजस्थान दिवस का आयोजन हर साल 10 दिसंबर को जयपुर में करने जा रहे हैं। इस दिवस के आयोजन के माध्यम से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि देश और दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला राजस्थानियों का सीधा जुड़ाव उनकी जन्मभूमि से बना रहे। आज मैं यहां आपको इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण देने के लिए आपके बीच में आया हूं, पीले चावल देने के लिए आपके बीच में आया हूं और मैं कहना चाहूंगा, पधारो हमारे देश। आप आइए, आपकी अपनी राजस्थान की मिट्टी आपके स्वागत के लिए तैयार है। हम जानते हैं कि आप अपनी जन्मभूमि को भूले नहीं हैं और नियमित रूप से राजस्थान आते जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यह संबंध और प्रगाढ़ बने और अपनी कर्मभूमि के साथ अपनी जन्मभूमि के विकास में आप भी अपनी भागीदारी निभाएं। मिट्टी का जो प्यार है, जो दुलार है, वो हमें पूरे साल ऊर्जा देता है। इसलिए साल में 1 से 2 बार आपको परिवार के साथ अपने राजस्थान में आना चाहिए। जो प्यार है, जो दुलार है, वो हमें पूरे साल ऊर्जा देता है। इसलिए साल में 1 से 2 बार आपको परिवार के साथ अपने राजस्थान में आना चाहिए। मैं हैदराबाद गया था। जब मैं हैदराबाद गया तो मेरे एक प्रवासी भाई ने बताया कि साहब, हमारे पिताजी राजस्थान जाने के लिए 15 दिन पहले तैयारी करते थे और हमारे परिवार में बड़ी उत्सुकता रहती थी कि पिताजी को जब हम कहीं और जाते हैं तो कहते हैं पिताजी चलिए, तो पिताजी मना कर देते हैं। लेकिन राजस्थान जाने के लिए वो इतने तत्पर होते थे कि 15 दिन पहले तैयारी करते थे और वहां जाने से पहले फोन करते थे, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। किसी भी जहां रिश्तेदारी है, मिलने वाले, उन सबको फोन करते थे और वो इस तरह तैयार होके जाते थे और कह के जाते थे कि मैं 5 दिन में आ रहा हूं, लेकिन वो राजस्थान से 15 दिन में लौट करके आते थे। उन्होंने कहा, हम ये ऐसी क्या बात है? लेकिन जब उन्होंने बताया कि आज हम उस बात को अनुभव कर रहे हैं कि हमारे पिताजी मां क्यों जाते थे, उनका ऐसा क्या लगाव था
कि वो साल भर के लिए पूरी तरह से ऊर्जा लेकर के आते थे और वो आकर के जो काम करते थे, क्योंकि राजस्थान की मिट्टी में उसकी संस्कृति, उसके विचार, अपनापन, जन भावना, जनता की सेवा, सामाजिक सरोकार के कार्य उनके मिट्टी में हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मैं यहीं की नहीं बात कर रहा, कोलकाता की या बंगाल की, जहां भी मैं जाता हूं मेरा राजस्थानी भाई सामाजिक उन कार्यों से जुड़ करके रहता है। चाहे वो गौशाला का कार्य हो, चाहे वो मंदिर निर्माण का कार्य हो, धर्मशाला निर्माण का कार्य हो, चाहे कोई चिकित्सालय का कार्य हो, विद्यालय का कार्य हो, जहां सामाजिक क्षेत्र के जो कार्य होते हैं, पूरे देश में जहां भी हमारा प्रवासी भाई है वो इनमें आगे बढ़ करके उस काम करने वाले प्रदेश में भी काम करता है और अपनी मातृभूमि के लिए भी काम करता है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इसलिए अगर अपनी जन्मभूमि से मातृभूमि में अपने परिवार को जोड़ दिया तो समस्याओं का समाधान अपने आप, कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। आज आप देख रहे हैं कि प्रवासियों को अपनी मातृभूमि से जोड़कर रखने के लिए आज राजस्थान फाउंडेशन के 26 चैप्टर देश और विदेश में काम कर रहे हैं। आपकी भागीदारी से हम राजस्थान के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित कर सकते हैं और राज्य को विकसित, खुशहाल और देश में अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प को साकार कर सकते हैं। आज का यह समारोह एक केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह एक संकल्प और साझेदारी का अवसर भी है। कर्मभूमि के साथ अपनी मातृभूमि से जुड़ने के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं और आपने जो अनुभव और सफलताओं को अपनी मातृभूमि के राजस्थान के साथ भी साझा कीजिए। राज्य के विकास में अपना सक्रिय भूमिका आप निभाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, क्योंकि हमें पता है राजस्थान के अंदर हर साल लगातार कई सालों तक अकाल की स्थिति होती थी। सबसे ज्यादा राजस्थान में आवश्यकता है तो किस बात की है, आपसे पूछना चाहता हूं। तो परेशानी है राजस्थान में, दादा बता रहे हैं क्योंकि उनका अनुभव है। सबसे ज्यादा राजस्थान में पानी की परेशानी थी, लेकिन मेरे भाइयों बहनों मैं कहना चाहता हूं दूसरी बिजली भी है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे इन 2 सालों में राजस्थान में हर जिले के लिए पानी की व्यवस्था की काम जो हमने किया है वो आप देख सकते हैं। चाहे हमारे राम जल सेतु योजना ERCP के माध्यम से राजस्थान के हमारे 17 जिले हों, चाहे हमारे यमुना समझौता जो हमने किया है उसकी DPR बन के तैयार हो गई है, चाहे हमारा जो शेखावाटी का इलाका, हमारा सीकर, चूरू, झुंझुनू के लिए हमने यमुना समझौता करके उसको भी पानी की व्यवस्था हो रही है। यही नहीं, हमारी इंदिरा गांधी गंगा नहर जो महाराजा गंगा सिंह जी ने जब वो निकाली थी, गंगा नहर और इंदिरा नहर, राजस्थान नहर के नाम से जानते थे लेकिन उसको इंदिरा गांधी नहर किया है। उस राजस्थान नहर और गंगा नहर के लिए जो उन्होंने काम किया, हमने इस बार पहले बजट में 4,500 करोड़ रुपए देकर के हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, नागौर, जैसलमेर और बाड़मेर तक हमारा पानी पहुंचे, इसके लिए उसकी हमने व्यवस्था की। इसी तरह आपने देखा होगा, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं 2003 में गुजरात के पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने वहां नर्मदा का पानी लेकर के आए थे गुजरात के अंदर, और गुजरात और राजस्थान की सीमा एक है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनकी जो बड़ी सोच थी, और उन्होंने उस सोच से, क्योंकि राजस्थान ने नर्मदा का पानी मांगा नहीं था, लेकिन उनके मन में यह टीस थी कि जब मैं गुजरात के अंदर पानी ले जा रहा हूं तो मेरा पड़ोसी राज्य भी है, उनके 2-3 जिले हैं जिनमें पानी की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं है। उन्होंने उस समय हमारे बाड़मेर और जालौर के लिए नर्मदा का पानी देने का काम किया था। आज उसको भी हम आगे बढ़ाते हुए हमारे पानी को वहां दे रहे हैं।
आपने देखा होगा हमारी देवास स्कीम, जो आधा पानी हमारा उदयपुर की जो हमारी अरावली की पर्वतमाला है उनसे हमारा आधा पानी अरब सागर की तरफ चला जाता था, वो हमारे काम नहीं आता था। आधा पानी हमारा हिंद महासागर की तरह इधर आता था, वो हमारा काम आता था। लेकिन जो पानी खराब था वो काम नहीं आता था, उसको हमें एनीकट बना करके, हमने टनल बना करके उस पानी को भी हमने इधर लिया है, उसका काम भी हमारा प्रारंभ हो गया है, जिससे अगर वो पानी हमारा आएगा तो उदयपुर के लिए, राजसमंद के लिए, चित्तौड़ के लिए, भीलवाड़ा के लिए अगर अच्छी बारिश होती है तो वो बीसलपुर बांध में आएगा तो उससे अजमेर को भी लाभ होगा। हमारे इन जो ईआरसीपी के हमारे जिले हैं उनमें भी उसका पानी आएगा, तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हम ब्राह्मणी नदी के माध्यम से राणा प्रताप सागर से पानी लेकर के हमारा बीसलपुर में आ रहे हैं, जिससे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। हमने एक रोड मैप बनाया राजस्थान के अंदर, हर जिले के अंदर पानी की व्यवस्था कैसे हो सकती है। हमें कृषि के लिए भी पानी चाहिए तो उद्योग के लिए भी पानी चाहिए, पीने के लिए भी पानी चाहिए तो हमारे पशुधन के लिए भी पानी चाहिए। ये सारी योजना हमने राजस्थान के अंदर बनाई और उस पर हमारा काम प्रारंभ हो गया है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उसका शिलान्यास भी कर दिया और वो हमारा काम भी प्रारंभ हो गया। और जब मन से काम करते हैं तो ईश्वर की कृपा भी रहती है। और आप देख रहे हैं कि 2 साल से लगातार राजस्थान के जितने एनीकट, बांध, सरोवर, तालाब थे वो पूरी तरह से फुल भरे हुए। ये हमारे ऊपर वाले की कृपा भी हमारे ऊपर है। आप देख सकते हैं बिजली के क्षेत्र में जो हमने काम किया है, क्योंकि वहां भी हमारे सूर्य भगवान की हमारे ऊपर कृपा है और हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से हम राजस्थान हमारा देश में पहला प्रदेश है, इसलिए जमीन भी हमारे पास है। तो आप देख रहे हैं लगातार सोलर में हमारा कितना काम हो रहा है। और हमने कहा था राजस्थान के किसानों से भी कहा, उद्योगपतियों से भी कहा, राजस्थान के किसानों से हमने कहा कि हम आपको दिन में बिजली देंगे, पूरी बिजली देंगे। और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, पिछले 22 महीनों में राजस्थान में 22 जिलों में हम किसान को दिन में बिजली देने का काम हमने प्रारंभ कर दिया है। और 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देंगे, पूरी बिजली देंगे, उद्योग को पूरी बिजली देंगे, उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली देंगे। उसके क्षेत्र में भी लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है। अभी हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, उसकी भी आवश्यकता हमें पड़ रही है, क्योंकि देश के अंदर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान आत्मनिर्भर बनने वाला है और अपने ही प्रदेश में नहीं दूसरे प्रदेशों में बिजली देने वाला भी है। और हमारा किसान भी अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता भी हमारा बन रहा है, क्योंकि हम उसके यहां भी सोलर के माध्यम से उसको बिजली दे रहे हैं और बची कुची बिजली को हम लेंगे, इसीलिए वो अन्नदाता भी रहेगा और ऊर्जादाता भी बनेगा। लगातार हमारी सरकार इस क्षेत्र में हमारी काम कर रही है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हम चाहते हैं कि आप प्रदेश के निवेश अनुकूल वातावरण का लाभ उठाएं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो या कोई भी क्षेत्र हो। आप हर क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं और अपने व्यापार का विस्तार राजस्थान में कर सकते हैं। अपने पैतृक गांव, कस्बों, शहरों, राज्य के विकास में अपना सहयोग राजस्थान को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आपकी सलाह, आपके अनुभव, आपका निवेश और आपका योगदान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और मैं कई क्षेत्रों में मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि धीरे धीरे राजस्थान उन क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहा है। और मैं हमेशा कहता हूं राजस्थान के अंदर काम करने की बहुत गुंजाइश है। आप किसी भी क्षेत्र में आ सकते हैं। राजस्थान में किसी भी क्षेत्र में आप आएंगे, अपना मन बनाएंगे, जहां काम आप यहां करते हैं वो काम वहां भी कर सकते हैं। और मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपने 2 यूनिट या 3 यूनिट यहां लगाई है तो 1 यूनिट अवश्य राजस्थान में लगाना और फिर उसका मुनाफा देख लेना कि यहां की ज्यादा मुनाफा है और वहां की ज्यादा मुनाफा है। यह भी मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं जापान गया था, जापान के लोगों के साथ जब मेरी मीटिंग हो रही थी, क्योंकि हम तो जानते हैं राजस्थानी जो भाई हमारा होता है, कोई भी बिजनेस लगाता है तो जब हम उससे पूछते हैं कि आपके क्या हाल चाल है, आपका व्यापार कैसा चल रहा है, हाँ साहब चल रहा है, हो रही है कार्रवाई, चल रहा है, ये कहता है। लेकिन वो ये नहीं कहता कि नहीं मेरी हो रही,
मैं जब जापान गया तो उन्होंने कहा मेरे से कि साहब हम आपके यहां राजस्थान में काम करते हैं, लेकिन हर वर्ष हमें और जो प्रदेशों में हम आपके देश में जो हमने काम कर रखा है, सबसे ज्यादा अगर हमें बचत होती है 3 से 4 गुनी, तो वो राजस्थान में होती है। ये मेरे को जापान के लोगों ने मांगा, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं। और अगर मैं बंगाल की बात करूं तो मैं कह सकता हूं, आपके दुख और दर्द को भी मैं जानता हूं, यहां के व्यापारी के दर्द भी मैं जानता हूं, यहां के लोगों का भी दर्द मैं जानता हूं, क्योंकि मैं यहां पिछली बार जब आया था, मैं 2.5-3 महीने यहां आपके बीच में रहा। मैं अधिकतर लोगों को जानता हूं, मैं मिला था सभी से, मुझे पता है। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप आइए, राजस्थान में अपनी कोई ना कोई एक यूनिट लगाइए। हमारी सरकार पूरी तरह से आपके साथ है, और पूरी तरह से आपके हर कदम पर हमारी सरकार आपके बीच में खड़ी है, यह भी मैं कहना चाहता हूं। मैं अगर बात करूं टेक्सटाइल के क्षेत्र की, तो राजस्थान आज भारतीय वस्त्र उद्योग के अग्रणी केंद्र के रूप में उभरा है। हमारे यहां 1500 से अधिक कारखाने कार्यरत हैं, और काम करने की एक समृद्ध परंपरा है, जो औद्योगिक पैमाने और राज्य की विरासत को आपसे जोड़ती है। हमारा राजस्थान पॉलिस्टर, विस्फोट शूटिंग, सूत, सिंथेटिक सामग्री, ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश का चौथा सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य भी बन चुका है। विश्व प्रसिद्ध बांधनी, लहरिया, कोटा डोरिया और ब्लॉक प्रिंटिंग से लेकर के आधुनिक फैब्रिक क्लस्टर तक राजस्थान की विविधता का बेजोड़ है। भीलवाड़ा, जयपुर, पाली, बालोतरा 4 प्रमुख टेक्सटाइल केंद्र बन गए हैं। भीलवाड़ा और जोधपुर में स्पेशल जोन विकसित किए जा रहे हैं। पाली, अजमेर और जयपुर में 3 उन्नत एकीकृत वस्त्र पार्क SITP हैं, जो विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। आप राजस्थान के टेक्सटाइल और अपैरेल सेक्टर की पूरी वैल्यू चेन में निवेश कर अपनी यूनिट्स का विस्तार कर सकते हैं। इसी तरह से खनन के क्षेत्र में राजस्थान में बहुत बड़ी गुंजाइश है। और मैं आपको बता दूं, इतना खनिज के प्रकार जो हमारे राजस्थान में निकलते हैं, लगभग 85 प्रकार के खनिज राजस्थान में हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि राजस्थान भारत का मिनरल सेंटर है। यह एक ऐसा राज्य है जो भूवैज्ञानिक विविधता और अपार खनिज संपदा से समृद्ध है। राजस्थान के अंदर सोना भी है, चांदी भी है, लोहा भी है, जस्ता भी है, पीतल भी है, तांबा भी है। 85 प्रकार के मिनरल राजस्थान से निकलते हैं। हमारा संसद भवन आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति भवन राजस्थान के पत्थर से बना है। हम देश में जस्ता, शीशा, चांदी, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, मार्बल, बलुआ पत्थर के अग्रणी उत्पादक। हमने पिछले साल राजस्थान खनिज नीति 2024 तथा राजस्थान एम्स एंड पॉलिसी 2024 लॉन्च की थी, और सरकार में खनिजों के ब्लॉक की नीलामी में हमारे पिछली साल में देश में हम पहले नंबर के हैं, क्योंकि तुरंत आइए, तुरंत पाइए, देरी का कोई काम नहीं है। इसलिए उसमें राजस्थान खनिजों के ब्लॉक में नीलामी में पहले नंबर पर राजस्थान रहा है। अब आपको मैं बात करूं पेट्रोकेमिकल्स की, तो आपने देखा है कि राजस्थान तेजी से भारत के हाइड्रोकार्बन और पेट्रोकेमिकल्स की केंद्र के रूप में उभर रहा है। आपका राजस्थान देश का सबसे बड़ा अनसोर क्रूड ऑयल उत्पादक है, और दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक राज्य है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि लंबे समय से प्रतीक्षित HPCL की रिफाइनरी इस साल दिसंबर में शुरू होने वाली है। एक बहुत बड़ा काम। बालोतरा के, बाड़मेर के उन दौरों में हमारी रिफाइनरी दिसंबर के महीने में प्रारंभ होने वाली है। इसके साथ ही वहां पर पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स भी स्थापित किया जा रहा है। डाउन स्ट्रीम उद्योग के लिए राजस्थान पेट्रो जोन विकसित किया जा रहा है, और आप देखेंगे तो ताज्जुब करेंगे कि हमारे वहां 11 ब्लॉकों में काम प्रारंभ हो चुका है। और मैं आपको आमंत्रित करता हूं, पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में आप आइए, अपना उद्योग वहां लगाइए। और हम तो इतना कर रहे हैं कि उसमें हम पूरा सेट बना करके पूरा कंप्लीट करते हुए आपको वहां दे रहे हैं।
आपको कुछ नहीं करना है, आपको आकर के अपनी मशीनों को संचालित करना है और अपना काम चालू कर देना है। यह भी हम आपसे कहना चाहते हैं। आइए इसके अंदर अपनी यूनिट लगाइए। राजस्थान के रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के भविष्य को आकार देते हुए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं। इसी तरह से अभी बात कर रहे थे रिन्यूएबल एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है और राजस्थान में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की अपार संभावना है। इसी को देखते हुए हम सौर मॉड्यूल एवं सेल निर्माण केंद्रों के लिए सौर पार्कों और औद्योगिक क्षेत्र में सक्रिय रूप से भूमि आवंटित कर रहे हैं। राजस्थान 34,555 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर है। रिन्यूएबल एनर्जी राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता का लगभग 70% है। हमने पिछले कुछ महीनों में 17 गीगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 34,000 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है। यह निवेश को धरातल पर लाने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा राज्य ने पिछले 1.25 वर्ष में पीएम कुसुम के तहत बैटरी स्टोरेज, पंप स्टोरेज, रूफटॉप सोलर या विकेंद्रीकृत सौर परियोजनाओं सहित ऊर्जा के हर क्षेत्र में नई शुरुआत की है। और इसी तरह से आपने देखा है, क्योंकि आज शेखावाटी के हमारे प्रमुख जो हमारे नेता हैं, चावर सिंह जी खर्रा साहब, सुभाष महरिया जी, प्रेम सिंह बाजौर जी बैठे हैं और यहां कलकत्ता के अंदर हमारे शेखावाटी के हमारे प्रवासी भाइयों की बहुत बड़ी संख्या है। उसके लिए भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसके लिए पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है राजस्थान, क्योंकि राजस्थान जैसा कहीं नहीं मिलेगा। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, दुनिया में कहीं भी घूम के आइए, लेकिन एक साथ जो राजस्थान में आपको मिलने वाला है वो कहीं नहीं मिलेगा। अगर झीलों की नगरी देखनी है तो उदयपुर जाइए, अगर आपको दौरे देखने हैं तो जैसलमेर, बाड़मेर जाइए, अगर आपको बड़े बड़े किले और महल देखने हैं तो कुंभलगढ़ जाइए, चित्तौड़गढ़ जाइए, जोधपुर जाइए, बीकानेर जाइए, जयपुर में आइए। आपको सभी जगह ऐतिहासिक किले, महल और पहाड़ों के ऊपर जो मिलेंगे आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसा आपको डेजर्ट जो हमारा जैसलमेर में, खुड़ी में है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलेगा। झीलें उदयपुर में आप देखेंगे तो वो भी है। अगर अभ्यारण्य की बात करूं तो जाते ही टाइगर अगर आपको मिल जाए तो रणथंभौर चले जाइए, सरिस्का चले जाइए। अगर आपको बर्ड से प्रेम है, चिड़ियों से प्रेम है, तो बर्ड सेंचुरी देखने भरतपुर आइए, ताल छापर आइए। मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप राजस्थान के अंदर जाओगे तो एक बार में 10, 12, 15 चीजें देख करके आओगे। आपका मन प्रसन्न होगा, आपका परिवार भी प्रसन्न होगा कि हमारी यात्रा राजस्थान की बहुत अच्छी रही। ये आप भी आइए और यहां के लोगों को लेकर के भी आइए, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में भी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। पूरी दुनिया में पर्यटक राजस्थान आते हैं और पूरे वर्ष पर्यटक आते हैं। वहां सर्दी गर्मी का कोई मिल नहीं है, आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। साल 2024 के दौरान राज्य में 2 करोड़ 3 लाख पर्यटक राजस्थान में आए थे। और आपको मैं कहना चाहता हूं, अभी आवश्यकता बहुत है। अभी राजस्थान के अंदर 500 होटलों की आवश्यकता है। हमने स्थान चिन्हित कर दिए हैं। अगर आप रिसोर्ट बनाना चाहते हैं, होटल बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आइए। और एक हमने कहा है कि अभी आपने देखा होगा हमारी जो डॉक्यूमेंट जी आई थी, उसमें भी हमने दिखाया था, हमने पर्यटन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया है। पर्यटन में निवेश बढ़ाने के लिए हमने भूमि आवंटन हेतु न्यूनतम निवेश पहले 100 करोड़ था और 100 करोड़ से हमने घटा करके 50 करोड़ कर दिया है। हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ, वेलनेस, बैंडिंग एवं धार्मिक पर्यटन बढ़ने के कारण होटलों की मांग और तेजी से बढ़ रही है। एक सबसे बड़ी बात है हमारा धार्मिक पर्यटन। अगर आप देखोगे 25 किलोमीटर पे जाएंगे, बहुत भव्य बड़ा स्थान मिल जाएगा। खाटू श्याम जी जाओगे तो सालासर जी, सालासर जी जाओगे तो जीड माता जी, जीड माता जी जाओगे तो शाकंभरी जी, शाकंभरी जाओगे तो दादी सती का मंदिर, वहां आगे जाओगे तो करड़ी माता का मंदिर, आगे जाओगे तो तनोट माता का मंदिर, आगे जाओगे तो रामदेवरा,
आप देखेंगे पूरे राजस्थान के अंदर, चाहे श्रीनाथ जी, सांवरिया जी, त्रिपुरा सुंदरी जी, जहां भी आप राजस्थान के अंदर जाओगे, इधर आओगे तो मेहंदीपुर बालाजी, इधर आओगे तो गिरिराज जी, उधर जाओगे तो रणथंभ मोर में हमारे गणेश जी, कहीं केसोरा पाटन में देखिए, द्वारकाधीश देखिए, जहां भी आप जाओगे आपको 25 किलोमीटर पर ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटन स्थान भी मिलेगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन स्थानों पर भी आप जाएंगे तो आपको अनुभव होगा कि हम एक अच्छे स्थान पर आए हैं। और मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा धार्मिक पर्यटन है, हर 25 किलोमीटर पर बदलता है, आप जाइए, उसका भी आनंद लीजिए। इसलिए तीर्थ स्थलों और उसके आसपास की जगहों में स्वच्छता, आवास, सड़क, आधारभूत सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान हम दे रहे हैं। और विशेषकर जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था शेखावाटी, देखिए मेरे भाई और बहनों, आप सभी जानते हैं, क्योंकि आप अधिकतर शेखावाटी से अपना संबंध रखते हैं। आप बिल्डिंग बना सकते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना सकते हैं, लेकिन शेखावाटी की जो हवेलियां आज हमारी विरासत के रूप में खड़ी है, वो आप नहीं बना सकते। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप उनके मालिकों को देखिए, जो उनके रहने वाले हैं, उन्होंने को देखिए और आइए, उनको ठीक प्रकार से व्यवस्थित करिए और वहां उस टूरिस्ट को आगे बढ़ाइए। ग्रामीण टूरिस्ट आपका बढ़ेगा और उन शेखावाटी की हवेलियां हमारी धरोहर है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, विकास और विरासत साथ साथ चलनी चाहिए। मेरे भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारी उन हवेलियों को संभालने का काम हमारे प्रवासी भाई कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे कई लोग हैं। अभी हमारे बता रहे थे कि हम 200 साल पहले आ गए, और मैं पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने आपसे एक वायदा भी किया था, और उसके लिए हमने काम भी किया है। हमने एक अधिकारी को एक प्रदेश में लगाया भी रखा है। हमने वहां भी कलेक्टर को निर्देशित किए हैं कि हमारे प्रवासी भाई की कोई भी जमीन हो, मकान हो, दुकान हो, हवेली हो, उसकी रक्षा करना हमारी सरकार का काम है। इसकी उसकी हिफाजत हम करेंगे, उसको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। इन हवेलियों को भारत की सबसे बड़ी खुली कला दीर्घा कहा जाता है। राजस्थान के समृद्ध और सांस्कृतिक इतिहास का एक आईना है, और जिस नक्काशी, भित्ति चित्र और स्थापित शैली के कारण उनका अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। अब राजस्थान सरकार इन हवेलियों के संरक्षण, पुनर्जीवन के लिए ठोस कदम उठा रही है। राजस्थान के इस खुले कला संग्रहालय को दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ स्थापित करने के हमारे प्रयासों में आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। आप भी अपने पैतृक स्थानों की इन कलात्मक हवेलियों के मालिकों से संपर्क कीजिए, उन्हें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। इन ऐतिहासिक संपत्तियों को सहेजने, हेरिटेज होटलों, इको फ्रेंडली रिसोर्ट्स, लग्जरी स्टे के रूप में विकसित करने के लिए आगे आइए। इसकी वजह से शाही विवाह स्थलों के रूप में शेखावाटी अगला बड़ा केंद्र बनने की क्षमता रखता है। यह मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, जब मैं कोरिया के अंदर गया था तो वहां मैं मिल रहा था, तो वहां के लोग मेरे से मिलने के लिए आए। उन्होंने मेरे से कहा कि हम राजस्थान गए थे, हम हमारी शादी उदयपुर करना चाह रहे हैं, लेकिन हमको वहां होटल नहीं मिला। उनको होटल नहीं मिला। हमने कहा हम बात करते हैं। बोले था उन्होंने आप कहा है हमसे कि 3 साल तक हमारा होटल बुक है। हमने कहा हम बात करते हैं। हमने जब वहां से बात की और हमने कहा कि भाई इनकी शादी होनी चाहिए, तो हमने कहा कि आपको 1 साल के अंदर अंदर होटल मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि साहब कोई बात नहीं है, हम शादी 1 साल बाद करेंगे, लेकिन करेंगे हम राजस्थान के अंदर। लोग राजस्थान को इतना दिल से प्यार करते हैं, बाहर के लोग देखते हैं कि ये राजस्थान की मिट्टी है, क्या संदेश देती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों कि शेखावाटी भी हमारा वो क्षेत्र बन सकता है जब लोग शादी करने के लिए दुनिया भर से लोग वहां आए और अपनी शादी वहां करें। तो ये भी मेरा आप सभी से कहना है। आपने देखा राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावना है, और इसी को देखते हुए पिछले दिसंबर में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हमारे सरकार ने 35 लाख करोड़ रुपए के अधिक के एमओयू किए थे। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी, इसमें लगभग 20% यानी 7 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर आ चुके हैं। राइजिंग राजस्थान के 1 वर्ष पूरा होने तक हमने लक्ष्य लिया है कि हमारा
15 दिसंबर को हमारा पूरा हो रहा है। 10 दिसंबर को हमने 9 दिसंबर 10 दिसंबर को एमओयू किए थे। जब तक हम हमारा 25% एमओयू धरातल पर उतारने का काम हम करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि हमारी सरकार निवेशकों को सिर्फ आमंत्रित नहीं कर रही, बल्कि उन्हें हर तरह की सुविधा भी उपलब्ध करा रही है। इसके लिए हमने अर्थव्यवस्था के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र को कवर करते हुए 20 से अधिक प्रगतिशील नीतियां भी हमने लागू की हैं। ये नीतियां मिलकर विकसित राजस्थान 2047 के हमारे विजन को सामने रखती हैं, जो रोजगार और सतत विकास पर जोर देती हैं। भाई बहनों, हमारी सरकार उद्यमियों की व्यवसाय की जरूरतों को समझती है और इसलिए नई राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स लागू की गई है, जो निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन का सबसे आकर्षक पैकेज प्रदान करती है। यह नीति राज्य में आर्थिक विकास, रोजगार को गति देने की हमारी प्रतिबद्धता पर फोकस करती है। यह निवेश नीति ग्रीन डेवलपमेंट, निर्यात संवर्धन और स्किल डेवलपमेंट की हमारी प्रमुख प्राथमिकताओं पर जोर देती है। साथ ही 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रोत्साहन भी प्रदान करती है। नए उभरते अवसरों को पहचानते हुए रिप्स में उभरते क्षेत्रों की सूची का विस्तार करते हुए एरोस्पेस और रक्षा, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, कृषि तकनीकी, वेस्ट रिसाइकलिंग को शामिल किया गया है। कोई भी उद्योग सभी जगह सही दाम पर जमीन के बिना आकार नहीं ले सकता। इसी को देखते हुए हमने रीको को नई प्रत्यक्ष भूमि आवंटन नीति लागू की है। यह नीति राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में एमओयू करने वाले को नीलामी प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए निर्दिष्ट क्षेत्र में आरक्षित दरों पर औद्योगिक भूखंड प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। पिछले कुछ महीनों में ही इस नीति के तहत 1200 निवेशकों को भूखंड उपलब्ध कराए गए हैं। भाइयों बहनों, मैंने राजस्थान में पिछले कुछ समय से में हुए विकास की एक संक्षिप्त तस्वीर और आगे की कार्य योजना आपके सामने रखी है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आपने देखा है, हमने जो सरकार से पहले जो हम राजस्थान में जनता के बीच में गए थे, हमने जो कोई वायदा किए थे, निश्चित रूप से उन वायदों को ध्यान में रखते हुए हम काम कर रहे हैं। हमने हमारे युवाओं को जो वायदा किया था कि हम आपको 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे, हमने अभी 92,000 नौकरियां दी हैं। 1.5 लाख पाइपलाइन में आगे और निकल रही हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में राजस्थान के युवाओं को 4 लाख नौकरियां हम सरकारी क्षेत्र में, 6 लाख नौकरियां हम प्राइवेट सेक्टर में देने का काम करेंगे और इसीलिए लगातार हम काम कर रहे हैं। यही नहीं, हमने कहा था राजस्थान का युवा परेशान रहता था क्योंकि उसके पेपर लीक हो जाते थे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं राजस्थान में 2 साल के अंदर एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये हमारी प्रतिबद्धता है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस में पधारें। आपके अपने राज्य राजस्थान के विकास में जिस ढंग से सहयोग कर सकते हैं वो करें। कर्म भूमि से जन्मभूमि के हमारे अभियान में आप सक्रिय भागीदारी निभाएं। अपनी जन्मभूमि के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ करें। राज्य में उपलब्ध असीमित अवसरों में हम आपके निवेश का स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि आप राज्य के विकास में साझेदारी बने। एक कर्म भूमि से मातृभूमि में कार्यक्रम राजस्थान के अंदर चल रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय CR पाटिल जी के सानिध्य में एक कर्म भूमि से मातृभूमि जल संचय का कार्यक्रम हमने राजस्थान के अंदर चलाया। मैं आपको आज बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ऐसे हमारे प्रवासी राजस्थान भाइयों ने राजस्थान के 40,000 गांव में वाटर हार्वेस्टिंग के ट्यूबवेल लगाते हुए हमारे उस पानी को संचय करने का काम किया है। और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि 13,000 इस तरह के ट्यूबवेल लग गए हैं और वो सभी हमारे प्रवासी भाइयों के माध्यम से ये काम हुआ है। उन्होंने चिन्हित किए हैं, हर जिले में हर गांव को चिन्हित करते हुए वो काम कर रहे हैं। इसलिए मैं उनको आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उन सभी प्रवासी भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके विकास की मंजिल आपका राजस्थान है और आपकी सफलता में हर कदम हम आपके साथ हैं। आप सभी ने आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने में जो उत्साह दिखाया उसके लिए मैं फिर से आपको सभी को धन्यवाद देता हूं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंत में इतना ही कहूंगा मेरे भाई और बहनों कि लगातार
लगातार आपकी जन्मभूमि का परिवर्तन जो आप देख रहे हैं, उसमें आप सभी का बहुत बड़ा सहयोग है। अंत में इतना ही कहूंगा कि आप आइए, राजस्थान के उस मिट्टी को, खुशबू को आप फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप अगर एक कदम चलेंगे तो राजस्थान 101 कदम चलेगा, यह मुझे विश्वास है। आप आइए, राजस्थान पधारिए। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और यही कहता हूं, पधारो हमारे देश। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय बंगाल।